हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम क्लास 12 का लेसन नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज़ के कुछ लास्ट के टॉपिक्स करने जा रहे हैं। और इन टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं और आपने ये टॉपिक्स बहुत बार पढ़े होंगे। आप अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए होंगे, आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा। बट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस क्या होता है। तो बच्चों, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या आप कह सकते हो वो एरियाज़ जहाँ का टेम्परेचर लगभग ठंडा रहता है, जहाँ पे धूप बहुत कम रहती है, वहाँ पर क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए एक कांच का हाउस बना लेते हैं, जिसको हम ग्लास हाउस भी कह सकते हैं। और उस ग्लास हाउस के अंदर जो भी हमारे पौधे हैं उनको रख दिया जाता है। तो उस ग्लास हाउस पे जब सनलाइट पड़ती है तो वो ग्लास हाउस उस सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से वो सनलाइट उसके अंदर तो रह पाती है बट वो सनलाइट बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से उसके अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो अब क्या हो रहा है, अब हमारी अर्थ पे भी सेम यही फिनोमेना देखने को मिल रहा है। हमारी अर्थ पर इतनी पोल्यूशन की वजह से इतनी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकल गई हैं, जैसे CO2 है, CO है, NO2 है। वो गैसेस क्या कर रही हैं, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाती जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थ भी उस ग्रीन हाउस की तरह गर्म होती जा रही है, तपती जा रही है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, अगर हम किसी गाड़ी को भी धूप में खड़ा करके थोड़ी देर कहीं चले जाते हैं और वापस हम उस गाड़ी में आके बैठे, तो गर्मियों में तो बिल्कुल बैठना जो है काफ़ी इम्पॉसिबल सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा तप रही है। तो दैट इज़ अगेन अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वैसे तो जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये एक नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का सरफेस और टेम्परेचर गर्म रहता है। और वही बात है, अगर ये चीज़ एक लिमिट में हो तो ये हमारे लिए अच्छी भी है। बट अब क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है, इसकी वजह से बहुत सारी एनवायरमेंटल इश्यूज़ होने लगे हैं। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो और वैसे ही अर्थ का टेम्परेचर जो है थोड़ा थोड़ा गर्म हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिस पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट इसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। बट अब क्या हो रहा है, अब इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया है कि मतलब इतनी ज़्यादा गैसें हमारी अर्थ पे पड़ गई हैं कि जिसकी वजह से धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और जिसकी वजह से जितनी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी हीट को वो वापस रेडिएट नहीं कर पाता। तो उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जब गर्म होता जाएगा तो उससे क्या होगा, CO2, मीथेन, इस तरह की जो गैसेस है जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कह रहे हैं, वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही हैं। इन गैसेस के इकट्ठे होने की वजह से क्या होगा, एक तो हमारी धरती का जो तापमान है वो बढ़ेगा। तो ऐसा देखा गया है कि लास्ट सेंचुरी के कंपैरेटिवली एक सेंचुरी में ही अर्थ का टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अब आप देख के सोचोगे कि 0.6 डिग्री सेल्सियस तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ये चीज़ अगर फ्रिक्वेंटली हो रही है, हर साल हो रही है, तो दैट इज़ अ सीरियस इशू। मतलब आप ये कह सकते हो कि लास्ट के 30 सालों में ही टेम्परेचर 0.6 डिग्री बढ़ा है। तो आप ये मान के चलो कि हर साल कितना नया टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो उससे आने वाले टाइम में क्या क्या हो सकता है। तो इसका एक इफेक्ट तो ये भी है कि इससे ओड क्लाइमेटिक चेंजेस को एलिनो इफेक्ट भी कह सकते हैं। एलिनो इफेक्ट मींस कि मतलब जो क्लाइमेट है वही सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी नॉर्मली हम ये देखते हैं कि 12 महीनों में से लगभग 7-8 महीने गर्मी रहती है, उसके अलावा विंटर रहती है। लेकिन अगर टेम्परेचर डिस्टर्ब हो गया तो ये सारी साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब कुछ फिक्स नहीं रहेगा कि कब गर्मी है कब सर्दी है, सारा कुछ जो इफेक्ट हो जाएगा। जो हमारी फसलें हैं वो इफेक्ट हो गई। जो हिमालय पे जो स्नो चढ़ी हुई है वो स्नो पिघल जाएगी, जिसकी वजह से बाढ़ आ सकती है। उसकी वजह से जो सी लेवल है वो राइज हो जाएगा। उसकी वजह से जो निचले एरियाज़ हैं, जो समुद्र तट के किनारे पे एरियाज़ हैं, वो सारे डूब सकते हैं, लोगों की डेथ हो सकती है। तो मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, जो एक सीरियस इशू है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हमें फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम से कम करना है। हमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिनमें एनर्जी एफिशिएंटली यूज़ हो, मतलब एनर्जी की वेस्टेज ना हो। हमें पेड़ काटने से रोकना है और ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। और साथ ही साथ हमें अपनी पॉपुलेशन के ऊपर भी कंट्रोल रखना है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है तभी हम अपने एनवायरनमेंट पे ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज़ ना किया जाए। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो, आपकी बुक में पेज नंबर 281 पे एक डायग्राम दिया हुआ है,
जिसमें इन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सन है, सन की लाइट जब अर्थ के सरफेस पे पहुँचती है तो वो लाइट आएगी, उसमें से कुछ हिस्सा वापस एमिट भी हो जाता है, कुछ हिस्सा इसी में रह जाता है। तो जब यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है तो वो गैसेस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब तो कर रही हैं लेकिन उसको वापस नहीं जाने दे रही, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर आपको ये दिखाया हुआ है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं और उन गैसेस में से किस गैस का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करने में कंट्रीब्यूशन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का 60%, उसके बाद मीथेन है, उसके बाद 14% CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में यूज़ होती है, और नाइट्रस ऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन 6% है। तो इसलिए हमने इन सबको ग्रीन हाउस गैसेज भी माना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों ओजोन डिप्लीशन द स्ट्रेटोस्फेयर। ये भी आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा और ये टॉपिक आपने 11th में केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में दो प्रकार की ओजोन होती है, गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। गुड ओजोन वो होती है जो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से यानी कि पराबैंगनी किरणों से बचाती है, और बैड ओजोन वो होती है जो हमारे लोअर एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में बनना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स को खतरा होता है। तो जो ओजोन बेटा एटमॉस्फेयर की अपर लेयर में पाई जाएगी, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाएगी, वो लेयर तो अच्छी है क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूर है तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन जो ओजोन नीचे की तरफ आ जाएगी, ट्रोपोस्फेयर में आ जाएगी, वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उसको हम गुड ओजोन बोलते हैं। वो एक शील्ड यानी कि एक परत का काम करती है जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हम लोगों तक पहुंच जाएं तो ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि इनसे हमारा DNA और हमारा जो प्रोटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि हमारा DNA और प्रोटीन जब इन UV रेस को एब्जॉर्ब करता है तो इसकी वजह से उनके बीच की जो केमिकल बॉन्डिंग है वो टूट जाती है, और केमिकल बॉन्डिंग टूटने की वजह से म्यूटेशन हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ओजोन की जो थिकनेस है उसको मापने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो है डॉप्सन यूनिट। मतलब अगर हमें ग्राउंड से टॉप तक ओजोन लेयर की कितनी थिकनेस है उसको मेज़र करना है तो उसको हम डॉप्सन यूनिट में मेज़र कर सकते हैं। तो लगातार क्या होता है कि जो हमारी मोलिकुलर ऑक्सीजन है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन O2 गैस के रूप में उपलब्ध है, तो जब इसके ऊपर UV रेज पड़ती हैं तो ये ब्रेक डाउन होकर नेसेंट ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के फ्री मॉलिक्यूल्स बना देती है। फिर वही ऑक्सीजन का फ्री मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करता है तो वो ओजोन बनाता है। तो आप ये कह सकते हो कि लगातार हमारे एनवायरनमेंट में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होता रहता है जिससे ओजोन गैस बनती रहती है। और साथ ही साथ हमें एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है कि कितनी ओजोन बन रही है और कितनी ओजोन डिग्रेड हो रही है, उन दोनों में एक बैलेंस रहना चाहिए। बट अब क्या हो रहा है, हम इतने ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रेफ्रिजरेटर्स में, AC में, जिसकी वजह से ओजोन टूट तो जल्दी रही है लेकिन उतनी ही स्पीड से वो बन नहीं रही। तो ये CFC जब हमारे AC या ठंडक वाली जैसे रेफ्रिजरेटर या उन चीज़ों से निकलती है तो ये हल्की होने की वजह से ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने पर ये हमारे एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाती है और वहाँ पर ये UV रेस के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन एटम्स को रिलीज़ करती है, और वो क्लोरीन एटम्स ओजोन के लिए ख़तरनाक है क्योंकि वो सीधा ओजोन पे अटैक करके उसको डिग्रेड करने लग जाते हैं। मतलब ओजोन में से ऑक्सीजन को फ्री कर देते हैं तो ओजोन लेयर की थिकनेस कम हो जाती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि क्लोरीन एटम इस प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, तो आप उनको एज अ कैटलिस्ट भी बोल सकते हो। वो इस रिएक्शन में यूज़ नहीं हो रहे पर वो इस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इसलिए जब कभी भी हम CFC का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये कह रहे हो कि कहीं ना कहीं वो हमारी ओजोन लेयर को ख़त्म कर देते हैं। तो वैसे तो जो ओजोन डिप्लीशन है वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में लगातार होता ही रहता है, लेकिन ज़्यादा डिप्लीशन देखी गई है अंटार्कटिक रीजन में, जिसको आप अंटार्कटिका भी बोलते हो, जो कि वो एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो इसकी वजह से वहाँ पर ओजोन लेयर इतनी ज़्यादा पतली हो गई है कि ओजोन होल दिखना शुरू हो गया है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये अंटार्कटिका में किस तरीके से ओजोन लेयर की वजह से, मतलब ओजोन लेयर के ख़त्म होने की वजह से ओजोन लेयर देखी जाती है कि वो किस तरीके से पतली हो रही है। तो अंटार्कटिका में ही ये इफेक्ट ज़्यादा क्यों दिखा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो ठंडक वाली चीज़ों में होते हैं, और अंटार्कटिका जैसी जगह पर तो ऑलरेडी टेम्परेचर लो है। तो लो टेम्परेचर पर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ज़्यादा अच्छे से एक्यूमुलेट हो जाते हैं
और ज़्यादा जल्दी अपना इफ़ेक्ट दिखा पाते हैं। अब हमने यहाँ पर बात करी यूवी रेडिएशंस की, जिनको आप हिंदी में पराबैंगनी किरणें बोलते हो। तो ये जो यूवी रेडिएशंस होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बच्चों यूवी ए और एक होती है यूवी बी। तो वो यूवी रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ यूवी बी से कम है उन्हें तो हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी ओजोन लेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता। लेकिन जो यूवी बी है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो हमारे डीएनए को डैमेज कर सकती है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि म्यूटेशंस भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो यूवी बी है इसकी वजह से जब डीएनए होगा म्यूटेशंस होंगे और भी बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इससे हमारी जो स्किन है उसकी एजिंग, मतलब हमारे में बुढ़ापा आने लग जाएगा, हमारी स्किन के सेल्स डैमेज हो जाएंगे, स्किन कैंसर हो सकता है। अगर ये हमारी आइज़ में पहुंच जाए और हमारी कॉर्निया तक पहुंच जाए तो उसकी वजह से हमारी कॉर्निया सूज जाती है, जिसकी वजह से मोतिया, स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि सीवियर केसेस में जो इंसान है वो बिल्कुल अंधा हो जाए। तो ओजोन डिप्लीशन के इतने सारे हानिकारक इफ़ेक्ट हैं। इसी की वजह से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी बनाई गई थी, एक संगठन या एक मीटिंग हुई थी जिसका नाम दिया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि मॉन्ट्रियल यानी कि कनाडा में 1987 में हुआ था। बट इसको मतलब ये पूरी तरह से लागू 1989 में हुआ था। तो इसमें सभी देशों ने मिलकर ये शपथ ली थी कि वो अपने अपने देश में ओडीएस मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के रिलीज़ पर रोक लगाएंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी कोशिशें की गई, क्योंकि जो ये बेटा एनवायरनमेंट संबंधी इशू होते हैं किसी एक देश के नहीं होते, ये सभी देशों के होते हैं। तो इसलिए इनको कंट्रोल करना का काम भी सिर्फ एक देश का नहीं है, वो भी सभी देशों को मिलके करना होता है। तो सभी देशों ने आपस में एक शपथ ली कि हम अपने अपने देश में सीएफसी या और सारी चीज़ें जिनसे ओजोन ख़त्म हो रही है उन चीज़ों के निर्माण पर रोक लगाएंगे, और इसके लिए उनको एक टाइम लिमिट भी दी गई थी। तो इसको नाम दिया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।